पास्टर से ऐसा कहते समय भी मूडी ने नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्द बोस्टन शहर छोड़ना पड़ेगा। उसने मन में भी ये नहीं सोचा था कि बोस्टन शहर से निकलकर वह शिकागो जाएगा। शिकागो में रहने वाले अंकल क्लेविन कोल्टन से उसका पत्र व्यवहार चलता था, किंतु उसका चचेरा भाई फ्रैंक जो वहां काम करता था, पिछली बार बोस्टन आने पर उसे शिकागो आने का निमंत्रण दिया था। इसी बात ने मूडी को प्रेरित किया था कि वह उस नए शहर में अपना पड़ाव डाले। फ्रैंक ने उससे कहा, ड्यूएट, यहाँ रहकर समय बर्बाद मत करो, शिकागो की गाड़ी पकड़ो। रेलगाड़ी किनी स्टेशन में रुकी। नॉर्थफील्ड के लिए यहाँ से मात्र 20 मील की दूरी थी। बेट्सी ने नहीं जाना कि उनका बेटा इतने पास से गुजर रहा है। रेलगाड़ी पुनः उत्तर की ओर मुड़ गई। बीच बीच में हवा के साथ साथ कोयले का धुआं भी डिब्बे के भीतर आता रहा। बेल्लोस प्रपात के पास स्थित पुल पर से होते हुए उन्होंने कनेक्टिकट नदी को पार किया। मंगलवार की सुबह वे रूटलैंड स्टेशन में पहुंचे। अब शेष यात्रा पश्चिम की ओर थी। यदि एक रात और बीत जाए तो ऑन्डेंसबर्ग शहर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद गाड़ी बदलनी है। डिट्रॉइट के पास स्थित विंडसर तक कनाडा रेल। पता चला है कि बड़ा भाई यशया इस समय डिट्रॉइट शहर में रहता है, जो 13 वर्षों पूर्व घर छोड़कर चला गया था। माँ की प्रार्थनाएं और इंतजार व्यर्थ नहीं गई। यदि डिट्रॉइट में उतर जाता तो यशया से मुलाकात कर सकता था, किंतु टिकट शिकागो तक का है। विंडसर स्टेशन से मिशिगन सेंट्रल एक्सप्रेस में सवार होना ही होगा। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन में खड़ी हो गई। अब भोजन के बाद ही आगे की ओर रवाना होगी। यात्रा शुरू किए आज तीसरा दिन है। बेहद उबाऊ यात्रा। रेलगाड़ी की आवाज और धुएं ने भूख को कहीं गायब ही कर दिया था। क्यों ना कुछ प्रायोगिक मजाक किया जाए। उसने नॉर्थफील्ड के अपने मजेदार बचपन को याद किया। डीकन के प्रचार का समाचार पाकर किस प्रकार लोग इकट्ठे हुए थे और मूर्ख बनकर लौट गए थे। किस प्रकार मार्क एंटनी ने ताबूत खोला था और उसमें से बिल्ली कूदकर बाहर भागी थी। प्लेटफॉर्म में से एक प्रौढ़ व्यक्ति निकल रहे थे। हे अंकल, ड्यूएट को शिकार मिल गया था। वे मुड़कर खड़े हो गए। उन्होंने खिड़की से भीतर देखा। अंकल, क्या आप जानते कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अगले डब्बे में यात्रा कर रहे हैं? नहीं तो कहाँ? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो बस पूछ रहा था कि क्या आप जानते हैं। उस व्यक्ति ने मूडी को घूर कर देखा, फिर मुस्कुराने लगे। अच्छा हुआ जो उन्होंने मजाक का आनंद लिया। थोड़ा आगे जाकर वे वापस लौट आए। भाई, थोड़ा परिचय प्राप्त करने आया हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मूडी है, ड्यूएट ने उत्तर दिया। श्रीमान मूडी, पिछले दिनों हमारे शहर में एक बहुत रोचक घटना घटी। वह क्या थी? नगर पालिका के अधिकारियों ने रिश्तेदारों को अनुमति नहीं दिया कि वे एक स्त्री को दफन करें। क्यों? क्योंकि वह स्त्री अब तक मरी नहीं थी। अच्छा, मैं चलता हूं। मूडी को देखकर मुस्कुराने के पश्चात वह व्यक्ति चलता बना। मूडी की बोरियत दूर हो गई और 2 दिनों की यात्रा शेष है। सामने आकर बैठी 2 स्त्रियां मसीही विश्वासनी थी। मूडी को अच्छा लगा। उसने उनसे अपनी गवाही और विचारों के विषय में बातचीत की। उन्होंने उससे विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया। उसके व्याकरण रहित बातचीत ने उन्हें तंग नहीं किया। शिकागो तक वे भी साथ होंगे। उसके बाद वे दक्षिण की ओर चले जाएंगे। 18 सितंबर गुरुवार का दिन। डीएल मूडी बोस्टन शहर से 1500 किलोमीटर दूर शिकागो शहर में उतर गया। ड्यूएट का माँ को लिखा पत्र। शिकागो, 25 सितंबर 1856। प्यारी माँ, हो सकता है आपको यह आश्चर्यजनक लगे, मैंने बोस्टन शहर छोड़ दिया है। आपको यह बहुत अद्भुत लग सकता है। आप कह सकते हैं कि मैं बोस्टन शहर से भाग कर आया हूँ। धनी और सुसंस्कृत बोस्टन वासियों से मैं तंग आ गया था। अंकल एसएस की दुकान में भी स्थिति भिन्न नहीं थी। शिकागो पहुंचे 1 सप्ताह बीत गया। यात्रा के मध्य मेरा परिचय 2 मसीही युवतियों से हुआ था। उनकी बातचीतों ने मुझे बहुत शांति दी। उन्हें आगे दक्षिण की ओर जाना था। जब वे भी मुझसे बिछड़ गए तो मुझे लगा कि शिकागो में मेरा एकमात्र दोस्त यीशु ही है। पिछली रात मैं एक प्रार्थना सभा में शामिल हुआ। सभा में मैंने स्वयं का परिचय दिया। आश्चर्य, मुझे बहुत जल्द कई दोस्त मिल गए। उनमें से अधिकांश मेरे पास आए। उन्होंने ऐसा आनंद प्रकट किया मानो वे अपने किसी भाई से मिल रहे हो। शिकागो बहुत दूर नहीं है। नॉर्थफील्ड से 1500 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। किंतु शिकागो शहर बोस्टन जैसा नहीं है। सड़कें बहुत चौड़ी है और सीधी भी। जहां तक दृष्टि जाती है लंबी सड़क ही दिखाई देती है।
हम सोचेंगे कि अभी चलकर शहर के दूसरे छोर पहुंचा जा सकता है, किंतु शहर की छोर हमारी सोच से कहीं दूर होती है। बेटा, ट्वीट। मूडी को शिकागो में नौकरी पाने के लिए बोस्टन के समान कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। काम का अनुभव और सामुएल होल्टन का भांजा होने का श्रेय और कैल्विन कोल्टन का सहयोग, इन सभी बातों ने मूडी को चार्ल्स एंड अगस्टस विस्पाल शू कंपनी में पहुंचाया। बिक्री के कार्य में मूडी अद्वितीय था। मामा की कठोरता के कारण उसकी कई योजनाएं जो बोस्टन में पराजित हो गई थी, वह शिकागो में सफल रही। मूडी ने विस्पाल शू कंपनी के शोरूम को ऐसा आकर्षक बनाया कि लोग देखते ही रह गए। संक्षिप्त बातचीत और सरल व्यवहार के द्वारा उसने ग्राहकों का मन मोह लिया। विस्पाल ने जूतों की बिक्री में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी। विस्पाल ने मूडी की योग्यताओं को जानते हुए अपनी नई ट्रेनिंग विभाग की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। मूडी को दिन रात परिश्रम करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं थी। जैसे जैसे बिक्री बढ़ती गई, मूडी की आय भी बढ़ती गई। अपनी अनोखी योग्यताओं के बल पर उसने नए ग्राहक बनाए। उसने अधिक उन्नत जीवन की कामना की। उसे यह प्रार्थना करने में भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी कि हे परमेश्वर, मुझे $1,00,000 दे। दिसंबर की माह में उसने माँ को लिखा, यहाँ मैं एक सप्ताह में $30 से अधिक कमाता हूँ। बोस्टन में मैं एक महीने में भी इतना नहीं कमा पाता था। प्रत्यक्ष ही सही, परंतु अंकल एसएस ने ही इसके लिए मेरी सहायता की है। मुझे बोस्टन छोड़ने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। यहाँ खर्च थोड़ा ज्यादा है, फिर भी मैं अच्छी तरह जी रहा हूँ। अपने घर का किराए का रसीद भेज रहा हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस स्तर पर रह रहा हूँ। शिकागो पहुंचकर मूडी फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में पहली बार आराधना के लिए गया, किंतु उसने सदस्यता प्लीमथ कांग्रीगेशन चर्च में लिया, जिसमें अंकल कैल्विन कोल्टन भी सदस्य थे। यह सच है कि वहां उसे कई मित्र मिले, किंतु जब उसने प्रार्थना सभाओं में गवाही देने और प्रार्थना करने के लिए मुंह खोला तो बोस्टन के समान यहाँ भी व्याकरण प्रेमी असहज हो गए। उन्होंने अंकल कैल्विन को सलाह दिया कि मूडी को थोड़ा बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, परंतु मूडी ने प्रचार करने के बजाय प्रचार का आनंद उठाना सीख लिया था। प्लीमथ कलीसिया के अलावा एपिस्कोपल कलीसिया और प्रेस्बिटर कलीसिया में भी वह संदेश सुनने जाता रहा। सुबह शाम वह किसी न किसी कलीसिया में उपदेश सुनने के लिए जाया करता था। वह प्रथम मेथोडिस्ट कलीसिया में यंग मैन मिशन बैंक का सदस्य भी बन गया। उसने उनके साथ मिलकर शहर में मसीही पर्चों का वितरण किया। इतवार की सुबह शहर के होटलों और बोर्डिंग्स का दौरा कर वहां के रहवासियों को आराधना में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मूडी के मन में अपने साथ काम करने वालों के प्रति भारी बोझ था, किंतु वह सोचता था कि उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर सुसमाचार सुनाने के लिए उसके पास योग्यता नहीं है। उसने सोचा कि यह सब विश्वास और परिपक्वता प्राप्त वयस्क महिलाओं का कर्तव्य है, किंतु उसके मित्रों को भी तो सुसमाचार सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए उसने स्वयं की कुछ योजनाएं बनाई। दोस्तों को वह जिद कर कर वहां बैठा था। कई बार वे बिना अपनी मंजिल जाने वहां पहुंच जाते थे। यद्यपि शिकागो शहर संपन्न और संतुष्ट था, परंतु मूडी ने सोचा कि वहां के लोग सांसारिक और परमेश्वर से दूर जीवन व्यतीत करने वाले हैं। शिकागो शहर बोस्टन जैसा नहीं था। इतवार के दिन भी यहाँ की दुकानें खुली हुई है। इतवार का दिन उनके लिए उत्सव का दिन जैसा है। उसने अपने भाई सैमुएल को पत्र लिखा। जनवरी 1857 के प्रारंभिक दिनों में शहर में एक जागृति दिखने लगी। वहां एक बहुत बड़ी जागृति हो रही है। उसने घर में पत्र लिखा, मैं रोज रात को सभाओं में जाता हूँ। ओह, वहां ऐसा अनुभव होता है मानो परमेश्वर उतर आ रहा हो। जागृति ने सुसमाचार कार्यों में मूडी की उत्सुकता बढ़ा दी। शिकागो में कस्टम हाउस के निर्माण के लिए न्यूयॉर्क से जेबी स्टिल्सन नामक इंजीनियर आए हुए थे। उन्होंने नौकरी के साथ साथ सुसमाचार कार्यों को भी अधिक महत्व दिया। उन्होंने साथ में मिलकर पर्चों का वितरण किया, छोटी छोटी सभाओं का आयोजन किया, बंदरगाह पहुंचने वाले जहाज के कर्मचारियों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए कई योजनाएं बनाई। यद्यपि सुसंस्कृत लोगों की कलीसियाओं में उसे गवाही देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी गलियों में और बोर्डिंग हाउस जैसे स्थानों पर व्याकरण रहित भाषाओं में उसने सुसमाचार पहुंचाया। मूडी आत्मिक रूप से बढ़ रहा था। उसे लगने लगा कि धन ही सब कुछ नहीं है। 17 मार्च 1857 को उसने अपने भाई जॉर्ज को लिखा, यहाँ मैं बोस्टन से कई गुना अधिक धन कमा रहा हूँ, परंतु इससे बढ़कर मैं ऐसा आत्मिकता का आनंद उठा रहा हूँ जितना अब तक कभी जीवन में नहीं देखा था। जॉर्ज, क्या मैं यह मान लूं कि तुम बाइबल की प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता से थामे हुए हो? जैसे जैसे आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, जीवन आनंददायक बनता जाता है। जब परमेश्वर और उसके प्रेम को विचारों में भरा जाता है तो संसार की बातें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। जॉर्ज,
कोई भी बात तुम्हें परमेश्वर के प्रेम का पूर्ण आनंद उठाने से दूर न रखने पाए। कभी कभी हमारे विश्वास पर परीक्षाएं आ सकती है, किंतु वह चाहता है कि ऐसे समयों पर हम परमेश्वर से लिपटे रहें। जैसा कि भजनकार कहता है, परमेश्वर उन बच्चों को ताड़ना देता है जिनसे वह प्रेम करता है। इसलिए हम परस्पर प्रार्थना में परमेश्वर को स्मरण दिलाएं। मुझे लगता है कि विश्वासी होने के नाते हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मूडी के हृदय में यह इच्छा बहुत तीव्र हुई कि परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। उसे नहीं लगा कि कलीसिया में प्रचार करने के द्वारा यहाँ पर भी बोस्टन के अनुभव को दोहराना चाहिए। और क्या किया जा सकता है? मूडी शिकागो के एक उन्नत किस्म के बोर्डिंग हाउस में रहा करता था। उसकी देखरेख श्रीमती हुबर्ट फिलिप्स के हाथों में थी। वे फर्स्ट बैप्टिस्ट कलीसिया की सक्रिय सदस्य थी। क्यों आप वेल स्ट्रीट लोगों के साथ काम नहीं करते हैं? उनके पास सुसमाचार से संबंधित कई एक कार्य हैं, श्रीमती फिलिप्स ने कहा। अध्याय 5। बारिश के कारण वेल स्ट्रीट कीचड़ से भर गया था। पैदल चलते हुए मूडी अपने दोनों हाथों से पैंट को ऊंचा उठाए रहा ताकि मिट्टी ना रहे। तब भी जूता का आधा हिस्सा कीचड़ में सराबोर हो चुका था। वह शिकागो के सबसे गरीब स्थानों में से एक है। गली में बच्चे रबर की गेंद से खेल रहे हैं। कईयों के पैरों में चप्पल नहीं थी। गेंद और उनके दोनों पैर मिट्टी से सने हुए थे। मूडी आगे की ओर चलता रहा। बच्चों ने थोड़ी देर के लिए खेल रोक दिया ताकि उस सज्जन के ऊपर गेंद न लगे। मूडी ने उनकी ओर देखा, तब उसे चप्पल बेचने की इच्छा नहीं हुई। बच्चों ने मूडी पर ध्यान नहीं दिया। आगे जाते हुए उसने बाईं ओर उस बोर्ड को देखा। जंग लगे टीन पर उबड़ खाबड़ अक्षरों में लिखा हुआ था, वेल स्ट्रीट मिशन। मुख्य द्वार बंद दिख रहा था। छोटे द्वार से मूडी भीतर पहुंचे। काई लगे भवन के भीतर मिशन का दफ्तर। मेज के पीछे कुर्सी पर सिर पर चांद वाला प्रौढ़ व्यक्ति। श्रीमान, आपका बोर्ड देखा। मेरी एक परिचिता ने कहा कि आपकी कई गतिविधियां हैं। क्या आप कोई कलीसिया का संचालन भी करते हैं? मूडी ने सब कुछ एक ही सांस में पूछ लिया। नहीं तो? इतवार के दिन आराधना वगैरह? नहीं तो? मेरी परिचिता ने कहा कि आपकी कई हाँ, हमारी कई योजनाएं हैं श्रीमान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूडी है। हाँ, योजनाएं तो बहुत है, किंतु अभी एक संडे स्कूल भर चल रहा है। अच्छी बात है श्रीमान, संडे स्कूल एक अच्छी शुरुआत है। वास्तव में छोटी शुरुआत से सब कुछ बड़ा होता है। श्रीमान, संडे स्कूल बहुत ही अच्छी बात है। उदाहरण के लिए मैंने भी संडे स्कूल के माध्यम से ही मसीह को जाना है। मैं संडे स्कूल से अत्यधिक प्यार करता हूँ। कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। श्रीमान, मैं अभी कुछ और कहने आया हूँ। मैं मसीह के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। यदि आप सहमति दे तो मैं आपके साथ मिलकर। श्रीमान मूडी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस बार उन्होंने पूछा। नहीं श्रीमान, मेरे कहने का मतलब है मसीह की सेवा करने के लिए। उदाहरण के लिए आपके संडे स्कूल में एक शिक्षक के रूप में मैं सेवा करने के लिए। श्रीमान मूडी, माफ कीजिए, यहाँ पर अध्यापक के लिए पद खाली नहीं है। इस समय हमारे पास 10-15 अध्यापक है। लगातार आने वाले बच्चे केवल 10-12 ही हैं। अरे, इस वेल स्ट्रीट में बच्चों का अभाव कैसा है? जब मैं आ रहा था तो रास्ते में ही आए तब ना। श्रीमान मूडी, बच्चों को इन बातों में कोई रुचि नहीं है, तो उन्हें लाना चाहिए श्रीमान, उन्हें आकर्षित करने के लिए। आप कोशिश करके देखिए। ठीक है श्रीमान, अगले सप्ताह। मूडी कुर्सी पर उठ खड़े हुए। बच्चों को लाने के विषय में उन्होंने मजाक किया था। उनका कहने का तात्पर्य था कि बच्चे नहीं मिलेंगे, परंतु मूडी ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। एक बात और, यदि आप बच्चों को लाएंगे तो आपको उन्हें पढ़ाने का अवसर मिलेगा। वह कुर्सी पर पीछे की ओर टिक गए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो यहाँ टहलते हुए अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अगला इतवार। मूडी के जूते आधे से अधिक कीचड़ से सन गए थे। बच्चे हाथों में गेंद लिए उस सज्जन व्यक्ति के निकल जाने का इंतजार करने लगे, किंतु वह सज्जन व्यक्ति आगे नहीं बढ़े। अरे बच्चों, कीचड़ में खेलने में बहुत मजा आ रहा है ना? उन्होंने बड़ा दिखने वाले एक बच्चे से गेंद छीनते हुए कहा। और क्या करें? 3-4 बच्चों ने एक साथ कहा। उदाहरण के लिए क्यों ना हम संडे स्कूल चले? कहाँ? क्यों? क्या पिकनिक जाने की बात है? प्रश्नों के तीर चारों ओर से आने लगे। यात्रा भी है, मनोरंजन भी। उदाहरण के लिए वहां तुम लोग एक छोटे बालक की कहानी सुनोगे जिसने गोफन पर पत्थर रखकर एक बहुत बड़े व्यक्ति को मार गिराया था। फिर क्या हुआ? बच्चे और सुनने के लिए उत्सुक हुए। आगे और भी है, बाकी संडे स्कूल में सुनाता हूँ। संडे स्कूल चले?
वेल स्ट्रीट मिशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए मोडी ने बच्चों की गिनती ली। 1, 2, 3, 18। दरवाजे पर चांद चमका। आओ आओ, आपने अपनी बात साबित की है, अब आप इन्हें पढ़ा सकते हैं। नहीं, मोडी ने कहा, इन्हें आप किसी भी कक्षा में भेज दीजिए, चाहे कुछ भी हो। यह काम तो जूता बेचने की तुलना में आसान है। मैं और बच्चों को लाता हूँ। मोडी ने पुनः वेल स्ट्रीट की ओर कदम बढ़ाया। अगले सप्ताह और उसके अगले सप्ताह भी मोडी ने मिशन संडे के कमरों को बच्चों से भर दिया। जब उसकी संख्या 100 से अधिक बढ़ गई, तब भी मोडी ने एक कार्य नहीं किया, संडे स्कूल में शिक्षा देना। उसने सोचा कि उसका कार्य ढोलक बजाकर बच्चों को संडे स्कूल तक लाना भर है।